हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ एड चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ जुडिशरी की क्रैश कोर्स चला रहे हैं हम, और आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 हम डिस्कस करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और अब तो डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है फॉर्म फिलअप की। फॉर्म फिलअप के 1 महीने और बढ़ा दिए जा चुके हैं। दैट मीन्स हमारे एग्जाम को हो सकता है कि टाइम लगे एग्जाम होने में। और छत्तीसगढ़ के पीवाईक्यूज आपने देखे होंगे, और अगर आपने प्रीवियस कट ऑफ्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। रीज़न बीइंग यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर बच्चों को प्रॉब्लम आती भी है तो यहाँ के लोकल लॉज में प्रॉब्लम्स आती है। और इस बार तो छत्तीसगढ़ जीके भी ऐड कर दिया गया और नए लॉज भी पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स प्रिपेयर वेल कि हमारा इस बार का कट ऑफ हर हाल में क्लियर हो जाए। मैं इस वीडियो में हर एक डिटेल के बारे में बताने वाली हूँ, तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आई कैन अश्योर कि आपको कहीं और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी मटेरियल को पढ़ने की जरूरत नहीं है विद रिगार्ड टू छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। बशर्ते एक बात है कि आपको अपना बैरेक्ट लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ बैरेक्ट से ही पढ़ा रही हूँ, और बैरेक्ट आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम इस एक्ट के अडॉप्शन डेट की बात करें तो सबसे टॉप ऑफ द एक्ट यहाँ पर हमारा अडॉप्शन डेट हमें मिलता है, दैट इज 6 नवंबर 2012। 6 नवंबर को ये एक्ट को अडॉप्ट किया गया था। एक्ट नंबर की हम बात करें तो दिस इज द 19th एक्ट ऑफ 2012। मैं ये बेसिक बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, और हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है छत्तीसगढ़ की। अब हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में, तो दिस इज द प्रियम्बल। इट टॉक्स अबाउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट का क्या पर्पस है? तो पर्पस है कि फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर्स, मैटर्स को एडजुडिकेट करने के लिए। किस तरह के मैटर्स? तो मैटर्स विच इज रिलेटिंग टू द रेंट बाय अ ट्राइब्यूनल एंड टू प्रमोट लीजिंग ऑफ द एकोमोडेशन। लीजिंग ऑफ द एकोमोडेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम बैलेंस कर रहे हैं इंटरेस्ट को। किसके इंटरेस्ट को? तो लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स को। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब हम सेक्शन 1 में जाने वाले हैं। ये बहुत ही छोटू सा प्यारा सा एक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 14 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल हैं। ठीक है, हमारा पहला सेक्शन है, इट टॉक्स अबाउट द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इस एक्ट को हम कहते हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर टू यू ऑल। इसके बाद जो सेकेंड क्लॉज है, इट इज टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंट। और एक्सटेंट की हम बात करें तो ये सबसे पहले तो म्युनिसिपल एरियाज पर एक्सटेंट हो गया, कंप्राइजिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द स्टेट। ओके, छत्तीसगढ़ स्टेट की ये बात कर रहा है। और बाद में इसे अदर म्युनिसिपल एरियाज में भी एक्सटेंड कर दिया गया, और अदर एरियाज में विद इन द स्टेट एज द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा। ओके, नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। नोटिफिकेशन के द्वारा इसे ऑल ऑफ द स्टेट धीरे धीरे करके लागू कर दिया गया। ठीक है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट की अगर हम बात करें तो जिस दिन इसे पब्लिश कर दिया गया था ऑफिशियल गैजेट में, वो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है, उस दिन से ये लागू हो गया। और डेट की अगर हम बात करें, दैट इज 14 जनवरी 2016 से ये लागू हुआ था। आपको इन्फोर्समेंट डेट भी याद रखनी है, 14 जनवरी 2016। ये था हमारा सेक्शन 1। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 2, दैट इज द डेफिनेशन क्लॉज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो हमारे 2 क्लॉज 1 में है, दैट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन आखिर होता क्या है? तो एकोमोडेशन का मतलब होता है कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई पार्ट जो कि रेजिडेंशियल या फिर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लीज आउट किया जा रहा है। मतलब हम किसी पर्सन को दे रहे हैं रहने के लिए या कोई भी बिजनेस करने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड देते हैं टू द टेनेंट। वो एक टेनेंट को, जो भाड़ेदार होते हैं, उन्हें हम घर या बिल्डिंग या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हम लीज आउट कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इंक्लूड्स ओपन स्पेस, स्टेयरकेस, ग्राउंड्स, गार्डन, गराज एंड ऑल द फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट बनाया गया बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चीजें लिखी हुई है कि हम ओपन स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, स्टेयरकेस का इस्तेमाल करेंगे, ग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे,
गार्डन और गराज का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें एकोमोडेशन का पार्ट फॉर्म करती है। लेकिन जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जिस लैंड का इस्तेमाल होता है दैट इज नॉट द एकोमोडेशन, उसे हम एकोमोडेशन नहीं बोलेंगे। कोई भी ऐसा लैंड जिसे हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी आपके एमसीक्यू का पार्ट फॉर्म कर सकता है कि किस चीज को हम इंक्लूड करते हैं एकोमोडेशन में और कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लैंड होते हैं उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लॉज 2 इज टॉकिंग अबाउट द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होते हैं? ये एक तरह का रिटन एग्रीमेंट होता है जो कि एग्जीक्यूट करा जाता है बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट। ओके। क्लॉज 3 इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में जो डेफिनेशन दी हुई है डिस्ट्रिक्ट की। अब क्लॉज 4 देखते हैं। क्लॉज 4 पे आप स्टार लगा लीजिए, क्लॉज 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्लॉज 1 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 4 बात करता है हैबिचुअल डिफॉल्टर। हम किन पर्सन को हैबिचुअल डिफॉल्टर कह सकते हैं? तो ऐसे टेनेंट जिन्होंने 12 महीने में एटलीस्ट 3 बार या 3 से ज्यादा बार उन्होंने रेंट पे नहीं किया है, या तो फुल रेंट उन्होंने नहीं दिया है या फिर रेंट का कुछ पार्ट उन्होंने नहीं दिया है 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा टाइम के लिए, तो उन पर्सन को हम हैबिचुअल डिफॉल्टर्स कहते हैं। 2 के क्लॉज 4 में ये डेफिनेशन है। इसके बाद क्लॉज 5 इज टॉकिंग अबाउट द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन से पर्सन होते हैं? तो कोई भी पर्सन फॉर द टाइम बिंग जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो रिसीव कर सकें रेंट को, ठीक है, रेंट फॉर एनी एकोमोडेशन, या तो वो अपने अकाउंट में ले रहे हैं या किसी और पर्सन के अकाउंट में ले रहे हैं, किसी और पर्सन के अकाउंट में ले रहे हैं, राइट। तो उसे हम लैंडलॉर्ड कहते हैं ऑफ एनी अदर पर्सन। वो पर्सन या तो एज अ ट्रस्टी भी हो सकते हैं, गार्जियन या रिसीवर भी हो सकते हैं। जरूरी तो नहीं है जो लैंडलॉर्ड है, जो पर्सन है जिसकी वो प्रॉपर्टी है सिर्फ वही लैंडलॉर्ड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी पर्सन ऑथराइज्ड है रेंट लेने के लिए, जिसके अकाउंट में हम डाल रहे हैं या किसी अदर पर्सन के अकाउंट में भी हम डाल रहे हैं, लेकिन जो पर्सन ऑथराइज्ड है वो एज अ ट्रस्टी भी ऑथराइज हो सकता है, एज अ गार्जियन या रिसीवर भी ऑथराइज हो सकता है, तो उन पर्सन को हम लैंडलॉर्ड कहते हैं। इंटाइटलमेंट टू रिसीव द रेंट इज इम्पॉर्टेंट हियर। इसके बाद हम बात करेंगे म्युनिसिपल एरिया के बारे में। तो म्युनिसिपल एरिया या फिर नगर पंचायत क्या होता है? तो जो छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट या फिर छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है उसे हम कहेंगे म्युनिसिपल एरिया होता है। क्लॉज 7 इज टॉकिंग अबाउट द नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिश करती है ऑफिशियल गैजेट में कोई भी नोटिफिकेशन, उसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं। क्लॉज 8 की बात करें, ओल्ड एक्ट क्या होता है? तो छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट जो हमारा है उसे हम ओल्ड एक्ट कहने वाले हैं। अब आया क्लॉज 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार मार्कअप कर लीजिए। रेंट का क्या मतलब होता है? रेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा कंसिडरेशन जो कि एक टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को देने वाला है फॉर यूजिंग द एकोमोडेशन। मैं एकोमोडेशन अगर यूज कर रही हूँ तो मैं अपने लैंडलॉर्ड को जो भी कंसिडरेशन दूंगी, जितने पैसे दूंगी, दैट इज नोन एज रेंट। क्लॉज 10 इज टॉकिंग अबाउट द रेंट कंट्रोलर। तो रेंट कंट्रोलर एक ऑफिशियल पर्सन होता है जिसे अपॉइंट करा जाता है अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 7। ओके, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। तो रेंट कंट्रोलर के लिए हम सब सेक्शन 1 में जाएंगे, सेक्शन 7 के। फिर रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल क्या होती है? तो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल एक ऐसी बॉडी होती है जिसे कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल को। सेक्शन 12 इज टॉकिंग अबाउट द रिपील्ड एक्ट। रिपील्ड एक्ट कैसे एक्ट होते हैं? जो हमारा छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 है उसे हम रिपील्ड एक्ट कहेंगे। उसमें सारे अमेंडिंग एक्ट्स वगैरह जो भी रिपील हो चुके हैं। सेक्शन 13 आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो सोशल न्यूसेंस क्या होता है? कोई भी ऐसा टेनेंट, टेनेंट मतलब जो भाड़ेदार होते हैं जो एकोमोडेशन में रह रहे हैं कंसिडरेशन देकर, ठीक है। टेनेंट को हिंदी में हम भाड़ेदार कहते हैं और लैंडलॉर्ड को हम ओनर कहते हैं, जो मकान मालिक होता है, ठीक है।
कोई भी टेनेंट अगर फ्रीक्वेंटली एकोमोडेशन का इस्तेमाल कर रहा है इन पर्पस के लिए जो सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल 4 में दिया हुआ है, तो हम सोशल न्यूसेंस उसे कहते हैं। सोशल न्यूसेंस की डेफिनेशन भी हम इस एक्ट में सबसे लास्ट में देखने वाले हैं, क्योंकि शेड्यूल 4 के बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें सोशल न्यूसेंस की डेफिनेशन है। वी विल सी दैट। इसके बाद सबसेक्शन 14 इज टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टेनेंट। टेनेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। सेक्शन 2 के क्लॉज 14 में टेनेंट की डेफिनेशन है। टेनेंट कौन होते हैं? ऐसे पर्सन जो कि रेंट पे करते हैं, ओके, या ऑन हुज अकाउंट रेंट इज पेड, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, वुड बी पेबल फॉर एनी अकोमोडेशन टू हिज लैंडलॉर्ड। ठीक है, एकोमोडेशन के लिए जो भी हम लैंडलॉर्ड को देने वाले हैं, जो कंसिडरेशन दे रहे हैं, या जो भी पर्सन कंसिडरेशन दे रहा है, जिस भी पर्सन ने एकोमोडेशन लिया है उस पर्सन को हम टेनेंट कहते हैं। इसके बाद बात कही गई है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 1। सब क्लॉज 1 में हमने देखा कि जिस पर्सन ने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है या जो भी पर्सन एज अ टेनेंट रह रहा है, एकोमोडेशन जिस पर्सन ने लिया है लैंडलॉर्ड से, उसे हम टेनेंट कहते हैं। लेकिन सपोज उस पर्सन की अगर डेथ हो जा रही है, तो उस मामले में सपोज एक मैन है जिसने जो टेनेंट है, जिसने घर किराए पर लिया ताकि वो और उसकी फैमिली वहां पर रह सके। तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइविंग स्पाउस होंगी, दैट मीन्स उस पर्सन की वाइफ या उनका सन, डॉटर, मदर एंड फादर, जो कि ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहे थे उस एकोमोडेशन में उस टेनेंट के साथ, तो उन पर्सन्स को भी हम टेनेंट कहने वाले हैं। और अगर उस एकोमोडेशन को कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज कर रहे थे या बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, तो उस मामले में भी जो सर्वाइविंग स्पाउस होंगे या सन, डॉटर, मदर एंड फादर, जो भी ऑर्डिनरीली उस बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एकोमोडेशन लिया था कि हम यहाँ पर एक शॉप चलाएंगे, ठीक है, तो अगर उस टेनेंट की अगर डेथ हो जाती है तो जो भी सर्वाइविंग स्पाउस होंगे या फिर सन, डॉटर, मदर एंड फादर जो होने वाले हैं उस टेनेंट के, जो ऑर्डिनरीली कैरी ऑन करते उस बिजनेस को, तो वो पर्सन भी यहाँ पर टेनेंट बन जाते हैं। बस बहुत सिंपल सी बात है। सबसेक्शन 14 में टेनेंट की डेफिनेशन दी हुई है। जो भी ऐसा पर्सन है जिसने एकोमोडेशन लिया है फ्रॉम दी लैंडलॉर्ड, उस पर्सन को हम टेनेंट कहते हैं। और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को हम टेनेंट कहते हैं। जो भी पर्सन रेंट पे करता है उसे हम टेनेंट कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम सेक्शन 3 में आने वाले हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट द एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस मतलब कि किन जगहों पर हमें रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, किन पर अप्लाई नहीं करेगा? एनी अकोमोडेशन बिलोंगिंग टू और ओन्ड बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा एकोमोडेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का है या ऐसा बोर्ड या कॉरपोरेशन प्रमोटेड या ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये एक्ट उन पर अप्लाई नहीं करने वाला है। रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग वो नहीं चलने वाले हैं। दूसरी बात, कोई भी ऐसा बिल्डिंग है या कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग्स है जो कि स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है पब्लिक इंटरेस्ट के वजह से बाय द गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इस बिल्डिंग को या इस कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग्स को हम एग्जेम्प्ट करते हैं कि उन पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पर पब्लिक इंटरेस्ट देख रहे हैं हम, तो इन मामलों में एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास दो ग्राउंड्स हो गए जिन पर हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं कि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। ये था सेक्शन 3। नाउ वी आर सीइंग सेक्शन 4, टेनेंसी एग्रीमेंट की बात हो रही है यहाँ पर सेक्शन 4 में, ओके। तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 107 ऑफ टीपीए, 107 ऑफ टीपीए में जो कुछ भी बात कही गई हो, उसके बावजूद कोई भी पर्सन शैल after the commencement of this act let or take on rent any accommodation except by an agreement in writing। see, टीपीए हमारा 1882 का एक्ट है। कोई भी पर्सन जो भी रेंट पे रहना चाहता है और इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, इस एक्ट की कमेंसमेंट डेट क्या थी? दैट इज 14 जनवरी 2016 के बाद अगर कोई भी पर्सन रेंट पे रहना चाहता है तो वो
नहीं रह सकता है बिना किसी एग्रीमेंट इन राइटिंग के। अगर आपको किराए पर घर लेना है या बिल्डिंग लेनी है या अपार्टमेंट लेना है तो आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा विद द लैंडलॉर्ड। और वो एग्रीमेंट कैसा होगा? इन राइटिंग में होगा वो एग्रीमेंट। इसके बाद क्लॉज 2 में ये बात कही जा रही है कि टेनेंसी विच इज क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। हमने तो क्लॉज 1 में बता दिया कि अगर एग्रीमेंट हमें करना जरूरी है अगर हम 2016 के बाद से कहीं रेंट ले रहे हैं। तो क्लॉज 2 में ये बात हो रही है कि अगर हमने पहले से ही कहीं पर रेंट पे घर लिया हुआ है या फिर हम कहीं अगर एज अ टेनेंट रह रहे हैं तब क्या होगा? तो उसमें बोला गया कि अगर एग्रीमेंट वहां पे राइटिंग में ऑलरेडी एंटर्ड है, पहले से आपने एग्रीमेंट के द्वारा करा था, तो आप वो फाइल कर दीजिए, जाके रेंट कंट्रोलर को दिखा दीजिए कि हाँ हमने एग्रीमेंट बना लिया है। और अगर आपका कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं था पहले से इन राइटिंग, तो आप लैंडलॉर्ड और टेनेंट आप दोनों लोग मिलके एक एग्रीमेंट बनाइए राइटिंग में और उसे फाइल कर दीजिए रेंट कंट्रोलर के सामने जाकर। ये है हमारा क्लॉज 2। प्रोवाइडेड दैट वेयर द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट फेल्स टू प्रेजेंट जॉइंटली। अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट फेल कर जाते हैं इधर सब क्लॉज ए या सब क्लॉज बी में कि वो जो उन्हें फाइल करना है, उन्हें एग्रीमेंट बना के फाइल करना, अगर वो चीज फेल कर जाते हैं तो वो बाद में shall separately file the particulars about such tenancy। एक साथ अगर वो नहीं बना के एग्रीमेंट बना के फाइल कर पा रहे हैं तो सेपरेटली वो जाके फाइल कर सकते हैं रेंट कंट्रोलर के सामने। ओके, रेंट कंट्रोलर के सामने। क्लॉज 3 में क्या बात हो रही है? एवरी एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 और रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड अंडर सबसेक्शन 2 shall be in such format and in such manner and within such period as may be prescribed। किस तरह से एग्रीमेंट बनेगा या एग्रीमेंट बन चुका है तो किस तरह से फाइल होने वाला, ये सारी बातें जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 5 रेंट टू बी एज अग्रीड। किस तरह से हम रेंट पर एग्री करने वाले हैं या कितना रेंट रहने वाला है, कौन एग्री करेगा? तो रेंट पेएबल फॉर एनी अकोमोडेशन शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट भी हम देखेंगे। एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट आपस में मिलकर ये डिसाइड करने वाले हैं कि कितना रेंट होने वाला है। एंड इट शैल नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीजें शामिल नहीं होंगी? तो ऐसे चार्जेस जो कि पेएबल है फॉर एमिनिटीज विच मे बी एग्रीड अपॉन सेपरेटली, तो आप सेपरेटली उस पर एग्री कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल होगा या पानी के कितने चार्जेस लगेंगे, ये सारी चीजें आप या तो सेपरेटली डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि ये उस रेंट में शामिल नहीं होने वाला है इन जनरल। लेकिन आप चाहें तो सेपरेटली एग्री कर सकते हैं उस चीज पर। एंड शैल बी पेबल अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग आप पे कर दीजिए। Subsection 2 is saying that unless agreed otherwise, every tenant shall pay the rent by 15th day। ये भी important question है। 15th day of the month next following the month for which rent is payable। For example, अगर आपने जनवरी के महीने में रहा, आप जनवरी भर किसी घर में रहें और आपको रेंट पे करना है, तो आपको 15th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ मतलब 15th फरवरी से पहले आपको रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द 15th डे का ये मतलब है। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 6 के बारे में, विच टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 6 बात कर रहा है कि किस तरह से रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है। सी, तो स्टेट गवर्नमेंट 30 दिनों के अंदर, जब ये एक्ट आया, स्टेट गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, उसके 30 दिनों के अंदर उन्हें एक ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन कर देना है जो कि आर्टिकल 323 बी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आर्टिकल 323 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द ट्राइब्यूनल। ठीक है, किस तरह से ट्राइब्यूनल्स वगैरह बनते हैं, ये आर्टिकल 323 बी में ये बात कही गई है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में। ओके, और इसे हम कहेंगे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल जब ये ट्राइब्यूनल बन जाएगा। एंड टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट में लाने के लिए छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल की स्थापना करी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ने जब ये एक्ट ला दिया उसके 30 दिनों के अंदर एज पर आर्टिकल 323 बी
ये आर्टिकल आप याद रखिएगा क्योंकि PYQs में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। एंड फॉर द एडजुडिकेशन और ट्रायल ऑफ एनी डिस्प्यूट। सी, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल का काम क्या होगा कि वो एडजुडिकेशन करें या फिर ट्रायल करें किसी भी डिस्प्यूट का या कंप्लेंट का या ऑफेंसेस का विद रिस्पेक्ट टू रेंट। रेंट के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट अगर आ रहा है या फिर उसके रेगुलेशन के रिगार्डिंग या उसके कंट्रोल के रिगार्डिंग या फिर कोई टेनेंसी इशू अगर उठ रही है इंक्लूडिंग द राइट्स, टाइटल्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड या टेनेंट के कोई भी राइट्स या ऑब्लिगेशन या टाइटल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है, रेंट रेगुलेशन उसके कंट्रोल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है, सारी चीजें छत्तीसगढ़ रेंट ट्राइब्यूनल, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल डिसाइड करने वाली है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट सेज दैट मैटर्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी and other disputes and or disputes regarding title over any property shall continue to be considered under relevant laws by the court of law। कोई भी ऐसा मैटर है जो कि विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है तो आप उसके अकॉर्डिंग जाइए ना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपका बना हुआ है या कोई भी अदर लॉज अगर बने हुए हैं तो आप वहां पर जाइए। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल का हमने काम बता दिया और सिर्फ उसी काम के लिए या उन्हीं डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इस ट्राइब्यूनल का इस्तेमाल होने वाला है। सबसेक्शन 2 क्या बात कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन में शैल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। अब हमने रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल बनाया तो उसका कोई हेड भी तो रहेगा, कोई चेयरमैन भी तो रहेगा। और वो चेयरमैन कैसा रहेगा? तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। डिस्ट्रिक्ट जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल, याद रख लीजिए ये क्वेश्चन आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है जो कि सुपर टाइम स्केल के नीचे के रैंक का ना हो। एंड साथ ही साथ एक और बात कही गई थी कि जो सर्विंग या रिटायर्ड जज जो होते हैं ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल हमने बोल दिया, साथ ही साथ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, इन दोनों लोगों में से किसी को भी चेयरमैन बनाया जा सकता है। shall be eligible to be appointed as chairman of the rent control tribunal and the tribunal shall have such other members as the state government may decide। other members के बारे में state government decide करेगी from time to time but not less than 3 members including the chairman। लेकिन not less than 3 members, okay, minimum 3 member होने ही चाहिए including the chairman at any time। इसके बाद हम बात करें कि एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द ट्राइब्यूनल। तो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द ट्राइब्यूनल कौन होने वाले हैं? तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट होंगे जिन्हें हम सेक्रेटरी ऑफ द ट्राइब्यूनल का मेंबर बना सकते हैं। इसके बाद फ्रॉम द डेट द ट्राइब्यूनल बिकम्स फंक्शनल which date shall published in the state gazette the jurisdiction of all courts except the jurisdiction of supreme court under article 136 of the constitution। 136 बात करता है SLP से, shall stand excluded in respect of all the matters falling within the jurisdiction of tribunal। ठीक है। Provided however that all cases pending before any court or authority immediately before establishment of the tribunal, ट्राइब्यूनल के एस्टैब्लिशमेंट से पहले अगर कोई भी पेंडिंग केसेस हैं तो उन्हें हम उस चीज के अकॉर्डिंग या जिस लॉ के अकॉर्डिंग वो चल रहे थे हम उसी के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉ तो है नहीं, ये एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है। तो जिस दिन ये लागू हो गया उस दिन से ये काम करना शुरू करने वाला है। इसके बाद सेक्शन 7 इज टॉकिंग अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर की किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट होने वाली है। For every district, state government shall appoint one or more officers not below the rank of deputy collector as rent controller। रेंट कंट्रोलर बनने के लिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर का होना जरूरी है विद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एज टू बी स्पेसिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जो रेंट कंट्रोलर है याद रखिए कि वो डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है एंड रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल जो हमने बताया बनाया वो पूरे स्टेट के लिए बना है। ओके,
रेंट कंट्रोलर शैल बी सबऑर्डिनेट टू रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। सी, यहाँ पर ये बात लिख दी गई कि जो हमारे रेंट कंट्रोलर है वो सबऑर्डिनेट होने वाले हैं रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के। अब सेक्शन 8 देखें तो इट इज टॉकिंग अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। यहाँ पर हम पावर एंड फंक्शन देखने वाले हैं रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के। सबसे पहली बात, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल शैल हैव सच पावर एज द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन बेस्ड। ठीक है, गवर्नमेंट जिस हिसाब से कहेंगे, जो भी बातें कहेंगे वो हमारा पावर हो जाने वाला है। Enabling and ensuring active existence of the rent controller at all time for due fulfillment for the purpose of this act, and functioning as appellate authority to consider applications of all the persons aggrieved by any order of the rent controller. Explanation में कहा गया कि rent control tribunal shall exercise such powers. Rent control tribunal कैसी power exercise करेगी? As was exercised by the High Court in adjudicating matters under Repeals Act. हाई कोर्ट के पास जो भी पावर है, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास वो पावर है। तो अगर हमारे रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल का हमें अपील डालना होगा तो हम कहाँ डालेंगे? ऑब्वियसली हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें हाई कोर्ट की पावर मिल रही है ना रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल को। तो हाई कोर्ट की अपील कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है पीवाईक्यूज में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। Rent control tribunal shall have power to punish for contempt of its authority as if it were high court. See, rent control tribunal के पास पावर तो है हाई कोर्ट की, तो उनके पास पनिश करने की भी पावर है फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी। अगर आप रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल की अथॉरिटी को कंटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपको पनिश किया जा सकता है एज इफ आपने हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट करी है। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 9 की। इट टॉक्स अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द रेंट कंट्रोलर। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द रेंट कंट्रोलर देखते हैं। रेंट कंट्रोलर कौन है? ही इज सबऑर्डिनेट टू द रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। ठीक है, रेंट कंट्रोलर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। तो रेंट कंट्रोलर जो है ये एक्सरसाइज करेंगे सच पावर्स, परफॉर्म सच फंक्शंस एंड डिस्चार्ज सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ही वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले हैं। और उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। और वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं? सी, क्या क्या चीजें शामिल है? रिकंसाइलिंग डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट, securing the rights of the landlord and tenants as available to them under this act, enforcing the obligations enjoined upon the landlords and tenants under this act. इसके बाद सारे प्रोसीडिंग्स जो कि रेंट कंट्रोलर के सामने जाने वाले हैं शैल ऑर्डिनरली कंक्लूड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर वो सारी प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड कर देना है रेंट कंट्रोलर को। तो कब से 6 मंथ? फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। समन के रिस्पॉन्स में जब पहली बार रिस्पोंडेंट कोर्ट आए उस दिन से लेकर 6 महीने के अंदर आपको सारे प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड कर देना है। आपको किसको? रेंट कंट्रोलर को। ठीक है, और अगर जो रिस्पोंडेंट है वो कोर्ट नहीं आते हैं तो जब हमें पता चला कि अब तो हमें एक्स पार्टे डिक्री ही पास करनी पड़ेगी, इन द केस फ्रॉम द डेट ऑन विच रिस्पोंडेंट इज सेट एक्स पार्टे। रिस्पोंडेंट को एक्स पार्टे डिसाइड किया जा रहा है बिकॉज रिस्पोंडेंट को हम बार बार समन दे के बुला रहे हैं, वो कोर्ट आ ही नहीं रहे हैं, तब तो अब हमें एक्स पार्टे ही डिसाइड करना पड़ेगा उनका केस। तो 6 महीने में करना जरूरी है। सेक्शन 10 की अगर हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। जो रेंट कंट्रोलर हैं या फिर जो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल है वो किस तरह के प्रोसीजर से चलने वाले हैं। सी, तो जो हमारे ये हम सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं, ओके। तो जो रेंट कंट्रोलर हैं या फिर रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल हैं ये बाउंड नहीं रहेंगे कि इनको सीपीसी ही फॉलो करनी है, लेकिन इन्हें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें दे आर टू बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, एंड प्रोविजंस एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और इस एक्ट के प्रोविजंस को तो उनको फॉलो करना ही है। और कुछ मामलों में वो चाहें तो सीपीसी की भी मदद ले सकते हैं, एंड कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें उन्हें सीपीसी के ही अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा while trying a suit or an appeal in respect of the following matters। तो ऐसे कौन से मैटर्स हैं जिनमें उन्हें सीपीसी का सहारा लेना पड़ सकता है? तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 8 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि जिसमें आपको सीपीसी का सहारा लेना पड़ेगा, रेंट कंट्रोलर को या फिर रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल को। पहली बात, अगर समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, समन कर रहे हैं या हम एग्जामिन कर रहे हैं ऑन ओथ पर, या फिर अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की,
या फिर अगर रिव्यू करना है डिसीजन को, रेंट कंट्रोलर को या रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल को रिव्यू करना है उनका डिसीजन, तो सीपीसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए। डी पॉइंट कहता है इशूइंग कमीशन, अगर आपको कमीशन इशू करना है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और द डॉक्यूमेंट्स तो आप सीपीसी का सहारा लीजिए। या अगर आपको डिसमिस करना है पिटीशन को फॉर द डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे, या फिर अगर आपको सेटिंग असाइड करना है कोई भी ऐसा ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी पिटीशन फॉर डिफॉल्ट और एन ऑर्डर पास बाय इट एक्स पार्टे, अगर एक्स पार्टे कोई भी डिसीजन पास हुआ था उसे आपको सेट असाइड करना है या फिर डिसमिस करना है। उसके बाद बात कही गई है कि ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अगर आप ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सीपीसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड फाइनली अगर कोई भी मैटर जो कि प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको सीपीसी के अकॉर्डिंग करना है तो उसमें आपको सीपीसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। ये 8 पॉइंट्स आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं हर एक पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपका कहीं से भी एक नंबर का भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इसके बाद हम देखें जो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल है शैल नॉट ग्रांट एनी एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग द रीजंस देयरऑफ। जो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल है वो एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं कर सकती है, और अगर उन्हें एडजर्नमेंट ग्रांट करनी है तो रिटन एप्लीकेशन में करना पड़ेगा एंड आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में कि आपने क्यों एडजर्नमेंट यहाँ ग्रांट की। और तीसरी बात यह है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो कि रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल या रेंट कंट्रोलर के सामने चल रही है उसे हम एक जुडिशियल प्रोसीडिंग मानने वाले हैं विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193, 228 एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 196 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ओके, और इंडियन पेनल कोड के अलावा आपको पता है कि अब हमारे पास बीएनएस है, दैट इज भारतीय न्याय संहिता हो गई है। इंडियन पेनल कोड को रिपील किया जा चुका है, तो बीएनएस के भी आप सेक्शंस बगल में लिख लीजिए, दैट इज 229, 267 एंड 233 ऑफ द बीएनएस। ठीक है, एंड रेंट कंट्रोल शैल बी डीम्ड टू बी द सिविल कोर्ट। रेंट कंट्रोलर को हम मानेंगे कि वो सिविल कोर्ट है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 जो कि अब हो चुका है 215 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओके, और जो हमारा चैप्टर 26 था ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल और रेंट कंट्रोलर की जो भी प्रोसीडिंग चल रही है हम उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये तीनों सेक्शन का ध्यान रखिएगा आईपीसी में जो बात कही गई है। और रेंट कंट्रोलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके प्रोसीडिंग्स को हम सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मानने वाले हैं। सेक्शन 11 में बात हो रही है एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, किस तरह से ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है। तो जो रेंट कंट्रोलर है शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, कोई भी पार्टी अगर एप्लीकेशन दे रही है तो एग्जीक्यूट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, तो आप उस तरह से एग्जीक्यूट करिए जो मैनर दिया हुआ है। अ फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास्ड बाय अंडर दिस एक्ट बाय अडॉप्टिंग एनी वन और मोर ऑफ द मोड्स नेमली। सी, क्या कहा गया यहाँ पे, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, किस तरह से हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। तो अगर किसी भी पार्टी ने एप्लीकेशन डाला कि हाँ जी आप हमारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करिए, तो किस तरह से रेंट कंट्रोलर एग्जीक्यूट करने वाली है, वो सारे मोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सी, अटैचमेंट एंड सेल कर सकती है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो कि अपोजिट पार्टी की प्रॉपर्टी है। अरेस्ट या डिटेन कर सकती है अपोजिट पार्टी को। अटैचमेंट ऑफ एनी वन और मोर बैंक अकाउंट्स कर सकती है अपोजिट पार्टी के बैंक अकाउंट्स को। ओके, एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्डर टू बी पेड फ्रॉम सच अकाउंट, और जितने भी पैसे चाहिए एप्लीकेंट को जिसने एप्लीकेशन डाला है विद रिगार्ड टू द एग्जीक्यूशन, उससे सैटिस्फाई कर देगी कोर्ट अमाउंट उन्हें देकर। अटैचमेंट ऑफ द सैलरी कर सकती है कोर्ट एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। इसके बाद अपॉइंट कर सकती है किसी भी एडवोकेट को एज अ कमिश्नर ऑन सच रेम्यूनरेशन एज मे बी फिक्स्ड और डेप्यूटिंग एनी ऑफिसर ऑफ द ट्राइब्यूनल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। मतलब एडवोकेट को एज अ कमिश्नर वो अपॉइंट कर सकती है कि किस तरह से अब एग्जीक्यूशन करना है इस ऑर्डर का। साथ ही डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी कर सकती है ऑफ द प्रेमाइसेस टू द एप्लीकेंट, जो पोजीशन है उस प्रेमाइसेस का उसकी डिलीवरी कर दी जाएगी एप्लीकेंट को। तो दीज आर सम ऑफ द ग्राउंड, यहाँ पर 6 ग्राउंड दिए हुए हैं जिस तरह से एक कोर्ट जो हमारा रेंट कंट्रोलर है वो अडॉप्ट कर सकता है, ये सारे प्रोसेस सारे मेथड्स वो अडॉप्ट कर सकता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद बात कही जा रही है कि जो कंट्रोलर है ही में
इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फाइनल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए या कोई भी अदर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर द हेल्प फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडी और द पुलिस। अगर किसी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडी या पुलिस की जरूरत पड़ती है तो कंट्रोलर हेल्प ले सकता है। इसके बाद इफ द टेनेंट डज नॉट वेकेट, टेनेंट अपना प्रेमाइसेस वेकेट ही नहीं कर रहा है 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 महीने का टाइम दिया गया, भाई 3 महीने के अंदर आपने वेकेट ही नहीं करा, आपको इशू कर दिया गया था, सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजीशन। जो हमारा लैंडलॉर्ड था उसे हमने इशू ऑफ सर्टिफिकेट इशू कर दिया फॉर रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ द पोजीशन। उसके बाद भी जो हमारा टेनेंट है वो 3 महीने के बाद भी टिका हुआ है उसी घर में, घर खाली ही नहीं कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, तो जो टेनेंट है उसे पेमेंट करनी पड़ेगी 2 टाइम्स द रेंट उसे देना पड़ेगा इन केस ऑफ एकोमोडेशन लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अगर उस टेनेंट ने वो घर लिया था खुद के रहने के लिए या अपने फैमिली के साथ रहने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर उसने एकोमोडेशन लिया था तो 2 टाइम्स उसे रेंट का पे करना पड़ेगा, और 3 टाइम्स पे करना पड़ सकता है अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए वो एकोमोडेशन है, और 3 टाइम्स पे करना पड़ सकता है इन केस सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन हैज बीन इशूड। अगर इमीडिएट पोजीशन के लिए सर्टिफिकेट इशू किया गया था उसके बाद भी 3 महीने के अंदर वेकेट नहीं किया है टेनेंट ने घर, तो 3 टाइम्स आप रेंट ले सकते हैं उस टेनेंट से। नेक्स्ट सबसेक्शन क्या कह रहा है, जो रेंट कंट्रोलर हमारा है, सी जो हमने यहाँ पे बोला ना 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है, 2 टाइम्स है रेजिडेंशियल पर्पस में, 3 टाइम्स है कमर्शियल पर्पस में, एंड 3 टाइम्स है अगर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन यहाँ पर हो रहा है तो। इसके बाद जो रेंट कंट्रोलर है, ही शैल कंडक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट इन समरी मैनर। सी किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलने वाली है, तो समरी मैनर में चलने वाली है, एंड डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन मेड अंडर दिस सेक्शन विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन अपोजिट पार्टी। 45 डेज के अंदर आपको एग्जीक्यूट करा देना है। Filing of an explanation says that कि filing of an appeal or other proceeding against the order of the issue of certificate for recovery of possession or immediate possession will not save the tenant from his liability। आपने अपील डाल दिया, आप टेनेंट हैं, आपने अपील डाल दिया या कोई अदर प्रोसीडिंग आपने चला दी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, जो हमारा सर्टिफिकेट यहाँ इशू हुआ था ना सबसेक्शन 3 में, हम जो टेनेंट को घर से बाहर निकाल रहे थे कि 3 महीने के अंदर आप खाली करिए अदरवाइज आपको इतने रेंट देने पड़ेंगे, उस सर्टिफिकेट की यहाँ बात हो रही है। तो अगर वो सर्टिफिकेट आपके खिलाफ इशू किया जा चुका है और आपने कोर्ट में अपील डाल दी, आपने रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास आपने अपील डाल दी या कोई अदर प्रोसीडिंग आप चलाने लगे, उसके बाद भी आपको सेव नहीं किया जाएगा, आप स्टिल यहाँ पर लाइबल हैं कि आप मीन प्रॉफिट पे करें, जो आपका रेंट है डबल ट्रिपल जो भी आपसे लिया जा रहा था इन सबसेक्शन 3 वो आपको पे करना पड़ेगा, अनलेस स्पेसिफिकली ऑर्डर, जब तक कि स्पेसिफिकली ऑर्डर नहीं किया गया, अदरवाइज अपीलिएट rent controller or the court before which such an order is challenged, and if the order of issue of recovery certificate is finally maintained, tenant shall be liable to pay mean profit at the rate specified in subsection 3 from the date on which recovery certificate was initially issued। See, स्पेसिफिकली अगर अपीलिएट रेंट कंट्रोलर ने या फिर जहां पर भी आपने अपील करा उस जगह से ये कह दिया गया कि नहीं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको 3 टाइम्स 2 टाइम्स पे करने की जरूरत नहीं है, तब तो आपको नहीं देने की जरूरत है। लेकिन अगर जो हमारा सर्टिफिकेट था रिकवरी ऑफ पोजेशन का जो सर्टिफिकेट था उसे फाइनली मेंटेन किया गया है, तो यू हैव टू पे द रेंट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स वॉट एवर इट हैज बीन प्रोवाइडेड देयर। अब हम सेक्शन 12 की बात करने वाले हैं। इट टॉक्स अबाउट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हम देखने वाले हैं टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के। तो सबसे पहला सबसेक्शन ये कहता है कि टेनेंट्स का राइट्स हमें देखना है तो हम शेड्यूल 1 में जाएंगे देखने, लैंडलॉर्ड का अगर हमें राइट्स देखना है तो हम शेड्यूल 2 में जाने वाले हैं। प्रोवाइडेड कि जो रेंट कंट्रोलर है शैल एक्ट एट ऑल टाइम्स टू सिक्योर, जो रेंट कंट्रोलर हमारा है वो मेंटेन करेगा, वो कोशिश करेगा कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट सबके राइट्स मेंटेन रहें, और कोई भी अगर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, और कोई भी पॉइंट ऑफ डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर रिलेटिंग टू रेंट, रेंट के रिगार्डिंग में अगर कोई भी पॉइंट ऑफ डाउट है तो यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है टेनेंट को। और
अगर क्लास ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है और लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच और कोई भी पॉइंट ऑफ डाउट है रिलेटिंग टू रिटर्निंग पोजीशन वापस देने के लिए, एकोमोडेशन की पोजीशन वापस देने के लिए टेनेंट को, कि हाँ टेनेंट आपको अब घर खाली करना पड़ेगा या पोजीशन वापस देनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड को, तो इस मामले में डाउट किसे मिलने वाला है? लैंडलॉर्ड को। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास ख्याल रखिएगा इन दोनों पॉइंट्स का कि डाउट किस पर जा रहा है। तो रेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो बेनिफिट मिलेगा टेनेंट को, और अगर पोजीशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है लैंडलॉर्ड को, ठीक है। और टेनेंट के राइट्स हम शेड्यूल 1 में देखेंगे, ये भी याद रखिएगा। लैंडलॉर्ड के राइट्स हम शेड्यूल 2 में देखने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसेक्शन 3 बात करता है कि लैंडलॉर्ड के अगर हमें ऑब्लिगेशंस देखने हैं तो हम शेड्यूल 3 में जाएंगे, और अगर हमें टेनेंट के ऑब्लिगेशंस देखने हैं तो हम शेड्यूल 4 में जाने वाले हैं। सबसेक्शन 5 ये बात करता है कि कोई भी विलफुल अटेम्प्ट या एक्ट किया गया है लैंडलॉर्ड के द्वारा टू अंडरमाइन और डिनाई द टेनेंट राइट्स अवेलेबल टू हिम इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में टेनेंट्स के जो भी राइट्स दिए गए हैं और उसे विलफुली अटेम्प्ट या डिनाई या अंडरमाइन या किसी भी तरह से खत्म करने की कोशिश अगर कर रहा है लैंडलॉर्ड, तो उससे 5000 तक का फाइन देना पड़ सकता है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स और बोथ। नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स आप ध्यान रखिएगा, नॉट वर्ड का ध्यान रखिएगा, ओके। कहीं कहीं आपके ऑप्शंस में मिल सकते हैं कि 3 मंथ्स और मोर देन 3 मंथ्स, तो मोर देन पे मत चले जाइएगा, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स है, ठीक है। इसके बाद सब सेक्शन 6 कह रहा है कि कोई भी विलफुल अटेम्प्ट या एक्ट होता है टेनेंट के द्वारा टू अंडरमाइन और डिनाई द लैंडलॉर्ड के राइट। लैंडलॉर्ड के राइट को टेनेंट अगर डिनाई कर रहा है, जो कि शेड्यूल 2 में दिया हुआ लैंडलॉर्ड का राइट, ठीक है, तो यहाँ पर टेनेंट को पनिशमेंट मिल सकती है, 5000 तक का उसे फाइन देना पड़ सकता है, या 3 मंथ की जेल हो सकती है, या बोथ। इसके बाद कोई भी अटेम्प्ट लैंडलॉर्ड के द्वारा किया जा रहा है तो नेग्लेक्ट और फॉर अनसब्सटैंशियल और फॉर इनसफिशिएंट रीजन, किसी भी इनसफिशिएंट रीजन की वजह से आप अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं या फिर अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इनका ऑब्लिगेशन कहाँ दिया होता है? शेड्यूल 3 में। तो ये एक ऑफेंस फॉर्म करता है जिसकी फाइन हमें देनी पड़ सकती है 5000 तक की, मतलब लैंडलॉर्ड को फाइन देना पड़ सकता है 5000 तक का, और उन्हें 3 मंथ तक की सजा हो सकती है या बोथ भी हो सकता है। इसके बाद अगर टेनेंट ने कोई नेग्लिजेंसी दिखाई है या अनसब्सटैंशियल या इनसफिशिएंट रीजंस के वजह से उसने अगर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करा है, टेनेंट का ऑब्लिगेशन कहाँ है? शेड्यूल 4 में, और उसने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करा है तो 5000 तक की फाइन देनी पड़ सकती है, 3 मंथ तक की सजा हो सकती है, या बोथ हो सकती है। सी, आपको यहाँ पर फाइन और पनिशमेंट याद करने में तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हर जगह 5 महीने दिए हुए हैं, 3 मंथ दिया हुआ है, सॉरी 5000 रुपए तक दिया हुआ है और 3 मंथ तक की सजा दी हुई है। बस आपको यहाँ क्लॉजेस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और टेनेंट के राइट किस शेड्यूल में है, टेनेंट के ऑब्लिगेशन किस शेड्यूल में है, और लैंडलॉर्ड के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किन शेड्यूल्स में, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम सेक्शन 13 में आते हैं जो कि अपील की बात करता है, ओके। सेक्शन नंबर 13 ये काफी पुराना बेयर एक्ट है, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जो हमारे गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से हमने डाउनलोड किया है, इसलिए थोड़ा सा रफ डिजाइन यहाँ नजर आ रहा है। आई होप आप क्लियरली पढ़ पा रहे हैं हर एक वर्ड। तो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो इस बेयर एक्ट को मैं आपको भेज भी दूंगी, आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सी, तो सेक्शन 13 में हम बात करते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में कहीं कोई और बात कॉन्ट्ररी दी हो उसके बावजूद कोई भी लैंडलॉर्ड या टेनेंट अगर एग्रीव्ड है किसी भी ऑर्डर से जो ऑर्डर रेंट कंट्रोलर ने दिया है, तो उसके पास अधिकार है कि वो अपील कर सकता है रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास। हमने बताया था रेंट कंट्रोलर सबऑर्डिनेट है रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के, इसीलिए रेंट कंट्रोलर के किसी भी ऑर्डर की अपील हम रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास करने वाले हैं। और रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के पास हमने बताया था कि ही इज सिमिलर टू दैट ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जितनी पावर होती है उनके पास, इसीलिए अगर हमें अपील करना है रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के ऑर्डर का तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मैंने बताया था, ठीक है। सेक्शन 13 में हमने अपील देख लिया, एंड दिस इज द फाइनल सेक्शन, इट टॉक्स अबाउट द रिपील्स एंड सेविंग्स। सेक्शन नंबर 14, तो ऑन दिस एक्ट बिकमिंग लॉ थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 हमारा रिपील हो जाता है, in its application of Chhattisgarh hereby repealed, ठीक है। And the repeal under subsection 1 shall not affect,
जो हमने रिपील करा छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, तो उसके रिपील हो जाने के बाद भी कोई भी अगर कोई भी अपॉइंटमेंट करी गई है या डेलीगेशन करी गई है, कोई भी नोटिफिकेशन ऑर्डर डायरेक्शन या नोटिस इशू करी गई है, या कुछ भी ऐसा चीज हुआ है फ्रॉम दैट एक्ट, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के जब इन्फोर्समेंट में जब वो एक्ट था उस वक्त अगर कोई भी ऑर्डर वगैरह पास हुई है तो वो सारी चीजें वैलिड रहने वाली है। लेकिन जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ, ये 2016 से इन्फोर्स में आया, राइट? तो जिस दिन से ये इन्फोर्स में आ गया उस दिन से इस एक्ट की सारी चीजें लागू होने वाली है। ठीक है, कहीं जाइए मत, अभी हमें शेड्यूल्स भी पढ़ने हैं। ओके, सिर्फ 4 शेड्यूल है हमारे पास, बहुत ईजी शेड्यूल्स हैं। आई होप आपको शेड्यूल 1 की हेडिंग याद हो गई होगी। शेड्यूल 1 में हम टेनेंट्स की राइट देखने वाले हैं। क्या क्या राइट्स होते हैं टेनेंट्स के? तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 8 राइट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला टेनेंट का राइट होता है कि ही हैज राइट टू रिसीव एट द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी अ कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट बना था लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, उस एग्रीमेंट की कॉपी मिलनी चाहिए टेनेंट को। शेड्यूल के अंदर से आज तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन हमें फुली प्रिपेयर रहना है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिस हिसाब से पैटर्न बदल रहा है एग्जाम का। दूसरी बात, राइट टू रिसीव रिसीट अगेंस्ट पेमेंट्स मेड टू द लैंडलॉर्ड। हमने लैंडलॉर्ड को जो भी पेमेंट करी, टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को जो भी पेमेंट करी है, या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अकॉर्डिंग या फिर जो भी उन्होंने रेंट दिया है, वो सारी उस सब की रिसीट टेनेंट को मिलनी चाहिए। तीसरी बात, राइट टू रिसीव एकोमोडेशन इन गुड एंड टेनेबल स्टेट बिफोर ऑक्यूपेशन, राइट? हाँ, जहां पर भी एकोमोडेशन, जहां पर भी उस टेनेंट को रहना है वो प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए। right to enjoy quiet possession of the accommodation subject to the regular payment of rent। आपको पोजेशन एंजॉय करने का राइट मिल रहा है, लेकिन आपको रेगुलर पेमेंट भी करना है, सब्जेक्ट टू द यूज ऑफ द एकोमोडेशन फॉर पर्पस फॉर विच इट वाज लीज्ड। ठीक है, प्रोवाइडेड अगर डेथ हो जाती है या मेंटली इनकेपेबल हो जाते हैं जो टेनेंट हैं, तो उनकी विडो या वाइफ वो ऑटोमेटिकली डीम्ड टू बी टेनेंट हो जाती हैं, इस वजह से रेंट वगैरह उन्हें देना पड़ेगा। और साथ ही साथ उनकी वाइफ और उनकी जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं जैसे सन, डॉटर या उनके पेरेंट्स, टेनेंट के ये सारे लोग, वो सारे लोगों के पास भी ये राइट्स आ जाने वाले हैं। नेक्स्ट है राइट टू ऑल फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का जो भी पार्ट फॉर्म कर रहा है वो सारी चीजें भी इंजॉय करने का राइट मिलता है टेनेंट को इन अ वर्किंग एंड फंक्शनल मैनर। राइट टू रूटीन एनुअल अपकीप एंड फेस लिफ्ट ऑफ द एकोमोडेशन बाय द लैंडलॉर्ड। जो भी यहाँ पर जो भी रिपेयर वगैरह करने चाहिए लैंडलॉर्ड को, या जो भी चेंजेस करने चाहिए, थोड़ी बहुत जो भी होना चाहिए, वो सारी चीजें टेनेंट का अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन हर 11 मंथ पर रेंट बढ़ाना हो सकता है, मतलब लैंडलॉर्ड चाहे तो रेंट वो बढ़ा सकते हैं अगर वो यहाँ पे फेसलिफ्ट और एनुअल अपकीप कर रहे हैं। गारंटी अगेंस्ट एनी विलफुल कटिंग ऑफ द एसेंशियल सप्लाईज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। टेनेंट को ये गारंटी मिलती है कि जो लैंडलॉर्ड हमारे हैं कोई भी विलफुल कटिंग ऑफ एसेंशियल्स नहीं करने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीजें नहीं कट करने वाले हैं लैंडलॉर्ड या फिर उनके एजेंट भी। एंड सिक्योरिटी ऑफ द टेनेंट सब्जेक्ट टू द नॉन इम्पेजमेंट अपॉन द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 2। ठीक है, शेड्यूल 2 अब हम देखने वाले हैं। शेड्यूल 2 में बात करी गई है लैंडलॉर्ड के राइट्स की। ठीक है, शेड्यूल 2 टॉक्स अबाउट दी लैंडलॉर्ड्स राइट। सबसे पहला राइट है सिक्योरिटी ऑफ टाइटल ओवर द एकोमोडेशन। हमने आपको रेंट में रहने दिया है, इसका ये मतलब नहीं है ये घर आपका हो गया, टाइटल अभी भी मेरी ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ टेनेंट्स टेनेंसी। आप 1 साल रहे, 2 साल रहे, 10 साल रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइटल अभी भी हमारी है। राइट टू डिमांड एंड रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट। हम आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हैं फॉर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स रेंट। 3 महीने से ज्यादा रेंट हम आपसे नहीं लेंगे, लेकिन आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट हम ले सकते हैं। हमें रेगुलरली टाइम टू टाइम रेंट मिलना चाहिए बिफोर ड्यू डेट, जो भी हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। राइट टू रिसीव एनुअल इंक्रीमेंट। हम एनुअल इंक्रीमेंट कर सकते हैं, हम चाहें तो आपका रेंट बढ़ा सकते हैं, जो कि एक्सीड नहीं करेगा 5% से ज्यादा अगर रेंट हमारा 2000 या उससे कम का है, और बाकी मामलों में 10% तक। ठीक है, ये परसेंटेज आप याद रखिएगा। राइट टू डिमांड एंड रिसीव अमाउंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू एनी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो कि टेनेंट एंजॉय कर रहे हैं उसकी भी अमाउंट हमें मिलनी चाहिए। राइट टू इंस्पेक्ट द एकोमोडेशन ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय हम आपके एकोमोडेशन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपने घर वगैरह किस तरह से रखा है, लेकिन हम आपके घर में तभी आएंगे जब आपके घर पे कोई एडल्ट मेल मेंबर प्रेजेंट हो या फिर जो टेनेंट है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, राइट टू ऐड और टू इम्प्रूव।
हम चाहें तो अपने घर में हम ऐड कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं अकोमोडेशन पे, और एमिनिटीज भी इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम ये सब एडिशन कर रहे हैं और बिना टेनेंट की मर्जी के कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड जो कि हम हैं, हमें इंक्रीज्ड रेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सहमति से कर रहे हैं तो इंक्रीज्ड रेंट आपको देना पड़ेगा। हमारे पास ये राइट है टू अंडरटेक द रूटीन एनुअल अपकीप ऑफ द accommodation at the time suitable to him, or to allow the tenant the option to do the routine annual upkeep of the accommodation against the reimbursement of the expenses। रीइंबर्स हम कर देंगे, टेनेंट को रीइंबर्स कर देंगे जो भी आपने एनुअल अपकीप करा, सब्जेक्ट टू रीइंबर्समेंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ रेंट। लेकिन एक महीने के रेंट से ज्यादा का रिपेयरिंग टेनेंट ना कर दे, ठीक है। अगर वो कर रहा है तो हम रीइंबर्स नहीं करने वाले हैं। राइट टू मेक एप्लीकेशन टू द रेंट कंट्रोलर को हम एप्लीकेशन दे सकते हैं सीकिंग रिविजन इन द रेंट एंड और सिक्योरिटी डिपॉजिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑन जस्टिफिएबल एंड सब्सटैंशियल ग्राउंड। अगर हमें लगता है कि हमें रेंट बढ़ाना चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ानी चाहिए, तो हम एप्लीकेशन दे सकते हैं रेंट कंट्रोलर को। इसके बाद राइट टू अप्लाई टू द रेंट कंट्रोलर को हम अप्लाई कर सकते हैं सीकिंग फेयर कॉम्पेंसेशन। टेनेंट से हम फेयर कंपेंसेशन की डिमांड कर सकते हैं फॉर द डैमेजेस कॉज्ड टू द एकोमोडेशन। विलफुली या नेग्लिजेंटली टेनेंट ने अगर कोई भी डैमेज करा है एकोमोडेशन पर तो हम उससे फेयर कंपेंसेशन की डिमांड कर सकते हैं। राइट टू सीक फ्रॉम द रेंट कंट्रोलर एविक्शन ऑफ द टेनेंट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इन सारे ग्राउंड्स पर हम चाहें तो टेनेंट को घर से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास A to H सारे ग्राउंड्स हैं। पहली बात, अगर टेनेंट एक हैबिचुअल डिफॉल्टर है, हैबिचुअल डिफॉल्टर की डेफिनेशन हमने 2 के सबसेक्शन 4 में देखी थी। जो भी पर्सन 3 महीने या उससे ज्यादा का रेंट नहीं दे पा रहा है, डिफॉल्ट कर जा रहा है, ठीक है। टेनेंट अगर अलाउ कर रहा है सब्सटैंशियल डैमेज टू द एकोमोडेशन, आप घर का बरोबर ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप डैमेज कर दे रहे हैं घर को, तो भी हम आपको घर से निकाल सकते हैं। अगर हमने आपको घर रहने के लिए दिया था लेकिन आप तो वहां पे इलीगल काम कर रहे हैं, कुछ और चीजें कर रहे हैं, वहां गैंग बना रहे हैं, तो वी कैन नॉट अलाउ दैट। तो उस मामले में भी हम टेनेंट को एविक्ट करा सकते हैं। अगर आप सोशल न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप दिन रात वहां हल्ला करते रहते हैं, गाना बजाते रहते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते रहते हैं, ड्रिंक्स किया करते हैं, इन मामलों में भी हम आपको एविक्ट कर सकते हैं। अगर टेनेंट कन्विक्टेड अंडर आईपीसी के अंदर आपको कोई पनिशमेंट मिल चुकी है तो हम अपने घर में आपको नहीं रखने वाले हैं। फॉर कैरिंग आउट मेजर रेनोवेशन, हमें अपने घर की मरम्मत करनी है, ठीक है, घर का हमें मरम्मत करना है और मेजर रेनोवेशन करना है, ठीक है, जो कि टेनेंटेड हाउस में नहीं हो सकता। जब तक टेनेंट को हम घर से नहीं निकालेंगे तब तक हम रेनोवेट नहीं कर पाएंगे अपना घर। उसके बाद अगर 3 महीने का हमने नोटिस दे दिया टू टेनेंट इन राइटिंग, रिटर्न में हमने 3 महीने का आपको नोटिस दिया है, इफ द एकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ओन ऑक्यूपेशन, मुझे खुद रहने के लिए चाहिए या अपने किसी काम के लिए अपना घर वापस चाहिए, तो 3 महीने की नोटिस देकर हम आपको घर से निकाल सकते हैं। और हम 6 महीने की नोटिस दे सकते हैं बिना किसी ऑब्लिगेशन को असाइन रीजन। हम वजह आपको नहीं बता रहे हैं कि हमें क्यों ये घर खाली चाहिए, लेकिन 6 महीने की नोटिस देकर आपको हम घर से निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 महीने की नोटिस देंगे, आप 6 महीने के अंदर घर खाली कर दीजिए, लेकिन एक कंडीशन ये है कि हम किसी और को लीज नहीं करने वाले हैं ये घर फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स हियर आफ्टर। 12 महीनों के लिए हम इंक्रीज रेंट बढ़ाकर हम किसी भी पर्सन को अपने घर में नहीं रख सकते हैं। Provided however that in case of the following special categories of the landlords, see इन following grounds पर हमें 1 महीने के नोटिस से भी काम चल जाने वाला है, ठीक है। 1 महीने के नोटिस कौन से रीजंस में जरूरी है? जब करंट या रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है जिन्हें अपना घर वापस चाहिए, कोई विडो है, या कोई भी पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज हैं, पर्सन जो कि फिजिकल या मेंटली हैंडीकैप्ड है, कोई भी सीनियर सिटीजन मतलब 65 साल या उससे ज्यादा के लोग, उन लोगों को अगर अपना घर या अपना एकोमोडेशन वापस चाहिए तो 1 मंथ की नोटिस पर भी वो ले सकते हैं। इसके बाद है राइट टू रिसीव बैक द एकोमोडेशन एट एंड ऑफ द टेनेंसी इन शेप एंड कंडीशन एज गुड एज इट वाज इन द स्टार्ट ऑफ टेनेंसी। हमने टेनेंसी जब शुरू की थी उस वक्त हमारा घर जिस कंडीशन में था, अच्छी हालत में थी, उस हालत में आपको हमारा घर वापस देना पड़ेगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि रीजनेबल विथरिंग एंड एजिंग हो सकती है, ठीक है, कि अब 10 साल से इसी घर में रहना है तो 10 साल पहले जैसा घर दिखता था जरूरी नहीं आज भी वैसा दिखे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गुड कंडीशन में हमारा घर वापस देना पड़ेगा। दिस इज आवर राइट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं शेड्यूल 3 में, जो लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन के बारे में बात होती है यहाँ। अब लैंडलॉर्ड के इतने सारे राइट्स हैं,
तो ऑब्लिगेशन भी तो ज्यादा रहेगी। पहली ऑब्लिगेशन क्या है? टू एडमिट अ टेनेंट ओनली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट ड्यूली नोटराइज्ड। आप टेनेंट को अपने घर में ला रहे हैं तो आपको एग्रीमेंट पहले बनाना पड़ेगा अंडर दिस एक्ट। फॉर्म सी में हमें इंफॉर्मेशन फाइल करनी है, लोकल पुलिस स्टेशन को बता देना है 7 दिन के अंदर कि हम एक टेनेंट को अपने घर में रख रहे हैं। प्रॉपर रिसीट आपको देनी पड़ेगी टेनेंट को अगेंस्ट ऑल द पेमेंट्स। उसने आज तक जो भी पेमेंट आपको दी है टेनेंट ने, वो सारी चीज की रिसीट आपको उसे देनी पड़ेगी। आपको टेनेंट को अलाउ करना पड़ेगा, टेनेंट को आप क्वाइट इंजॉयमेंट का पोजीशन का अधिकार देने वाले हैं, ठीक है, कि वो अपने शेड्यूल 1 में जो भी राइट्स है टेनेंट की वो प्रॉपरली वो फॉलो कर सके, वो प्रॉपरली इंजॉय कर सके उस एकोमोडेशन को। साथ ही साथ वो शेड्यूल 4 में जो उसके ऑब्लिगेशन है उस बात का भी टेनेंट ध्यान रखेगी। टू कीप द एकोमोडेशन एंड प्रेमाइसेस इन अ स्टेट ऑफ गुड एंड टेनेबल रिपेयर एट ऑल द टाइम्स। आप प्रॉपरली रिपेयर वगैरह करा के रखेंगे अपने एकोमोडेशन को ताकि टेनेंट अच्छे से रह सके, कोई भी परेशानी ना हो टेनेंट को। टू डिटेल द सिस्टम फॉर द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज, कचरा वगैरह कहाँ फेंकना है, कहाँ पे क्या सिस्टम है, किस तरह से हम कचड़े फेंकते हैं, क्या सिविक बॉडी है, ये प्रॉपर चीजें आपको टेनेंट को बतानी पड़ेगी। Reasonable promptitude and all major structural repair attributable to the defects in the construction or natural aging of the house। जो भी रीजनेबल घर पर रिपेयर वगैरह करना पड़ेगा, जो नेचुरल एजिंग के वजह से घर पे कोई भी प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की जरूरत पड़ रही है, काफी समय हो गया है घर को पेंट नहीं हमने करा है, कहीं कहीं की दीवार थोड़ी सी खराब हो रही है, उसे हमें सही करना पड़ेगा। तो नेचुरल एजिंग की वजह से जो भी घर पे प्रॉब्लम होती है वो सारी रिपेयर हमें करनी पड़ेगी। हमें किसे? लैंडलॉर्ड को। टू प्रोवाइड wherever allowed by the state electricity board। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जहां पर भी प्रोवाइड कर रहा है आपको सेपरेट मीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा टेनेंट को। और आप बिल्कुल कभी भी कट ऑफ नहीं कर सकते हैं कोई भी एसेंशियल सप्लाई, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एकोमोडेशन का, ये सारी चीजें आप कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। और नेवर टू एक्सरसाइज राइट टू एंटर एकोमोडेशन फॉर इंस्पेक्शन। आपके पास इंस्पेक्शन का तो अलाउ है कि हाँ आप घर जाके आप एकोमोडेशन में अपने जाके देख सकते हैं कि टेनेंट आखिर किस तरह से मेरे घर को रख रहा है, कहीं तोड़ फोड़ वगैरह तो नहीं कर रहा है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन जिस घर में सिर्फ और सिर्फ फीमेल है तो आप उस घर में एंटर नहीं करेंगे जब तक कि वहां मेल मेंबर कोई प्रेजेंट ना हो, ठीक है। टू अंडरटेक एनुअल अपकीप हमने बताया था, और टू अलाउ द टेनेंट सो टू डू बाय अलाउइंग हिम expenses on actual basis subject to the maximum amount equal to 1 month's rent। आपको घर की देखभाल करनी पड़ेगी, घर का थोड़ा सा रिपेयर वगैरह आपको करना पड़ेगा जो कि 1 मंथ तक के रेंट के बराबर हो सकता है। नेवर टू अडॉप्ट और थ्रेटन टू अडॉप्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड। कभी भी आपको टेनेंट को थ्रेटन नहीं करना है कि आप कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड करने वाले हैं, या किसी भी तरह का प्रेशर नहीं देना है टेनेंट को कि आप अब घर खाली करिए वरना हम एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड अपनाने वाले हैं। इसके बाद टू रिफंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। कोई भी आउटगोइंग टेनेंट है, अगर हमने 3 महीने का रेंट आपको दिया कि हम 3 महीने इस घर में रहने वाले हैं, 3 मंथ की हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दी, 1 मंथ का रेंट एडवांस हमने अगर दे दिया और हमें 1 महीने के बाद ही घर खाली करना पड़ गया फॉर एनी रीजन, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप हमें वापस करेंगे हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट, रिफंड करेंगे। ओके, दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो ये थे हमारे लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशंस। एंड फाइनली हम देखने वाले हैं टेनेंट के क्या क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं। इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल नंबर 4। तो ऑब्लिगेशंस अगर हम देखने जाएं तो सबसे पहली बात कि जो टेनेंट है वो एक्नॉलेज करेगा टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड। टेनेंट को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हाँ ये टाइटल जो है इस एकोमोडेशन की वो हमेशा लैंडलॉर्ड के पास है, और कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे शेड्यूल 2 में जो भी राइट्स दिए हुए हैं लैंडलॉर्ड के वो कहीं से भी वायलेट हो पाए या लैंडलॉर्ड इंजॉय ना कर पाए अपने राइट्स को। आपको एकोमोडेशन उसी तरह से यूज करना है जिस तरह से आपने लीज आउट पे लिया था। जिस भी रीजन से, अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पस से लिया था तो आपको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज करना है, और आप सबलेट नहीं कर सकते हैं किसी भी अदर पर्सन को विद और विदाउट कंसिडरेशन, मॉनेटरी कंसिडरेशन। आप पैसों के लिए या बिना पैसों के लिए किसी भी रीजन से लैंडलॉर्ड की परमिशन लेके या उसकी परमिशन के बिना कैसे भी आप सबलेट नहीं कर सकते। मतलब आप रह रहे थे इस घर में, सपोज 2 रूम है यहाँ पर, तो एक रूम में आप रहने लगे अपनी फैमिली के साथ, एक रूम जो बचा है आपने किसी और को भाड़े पर दे दिया, तो यू कैन नॉट डू दैट। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी
परमिशन लेकर भी, आप लैंडलॉर्ड की परमिशन लेकर भी आप सबलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, आप उस पर्सन को रख सकते हैं कि चलो ठीक है, हम सबको साथ में रहना है, एक घर में रहना है, हम एक साथ रेंट देने वाले हैं लैंडलॉर्ड को, तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सबलेट नहीं कर सकते हैं। आपको प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करना है एकोमोडेशन को। ठीक है, सारी इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी और जितने भी फिक्सचर्स होते हैं वो सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है, साफ सफाई आपको करनी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी आप सीढ़ियों पर स्पिट कर दे रहे हैं या कहीं भी कचरा फेंक दे रहे हैं, कहीं भी आप हमेशा दरवाजे खिड़कियां एकदम तोड़ फोड़ के रख रहे हैं, ये चीजें आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टू अटेंड टू द माइनर रिकरिंग रिप्लेसमेंट्स एंड रिपेयर्स एज मे बी नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्विच खराब हो गया या कोई प्लग खराब हो गया या कोई कोई भी माइनर कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो ये चीजें आप खुद से ही सही कर लीजिए और आप रिम्बर्समेंट एक्सपेक्ट मत करिए लैंडलॉर्ड से, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, एकोमोडेशन को आपको क्लीन और हाइजीनिक स्टेट में रखना है। एयर, वाटर, नॉइज, किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन आपको नहीं करना है। हर्टफुल, आपको हर्ट नहीं करना है किसी भी पीसफुल को एग्जिस्टेंस को। ठीक है, आपको गार्बेज उसी हिसाब से फेंकने हैं, उसी जगह पर फेंकने हैं जिस हिसाब से आपके लैंडलॉर्ड ने आपको बताया। जो भी म्युनिसिपैलिटी का जो डिजाइंड सिस्टम है, जिस भी तरह से कि हाँ, हर हर सुबह कचरा लेने वाला आता है कोई, तो आपको उस पर्सन को कचरा देना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी सीढ़ियों पर या किसी भी जगह पर कचरा फेंक के रख रहे हैं, यू कैन नॉट डू दैट। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है, रेंट पे करना है, कोई भी अदर ड्यू वगैरह है जो मैनर जो बताया गया है लैंडलॉर्ड के द्वारा, उस हिसाब से आपको वो चीज पे करना है, ये आपका दायित्व है। आपको लैंडलॉर्ड को कंपेंसेट करना पड़ेगा कोई भी ऐसा डैमेज जो आपने कॉज करा है एकोमोडेशन को, बिल्कुली या अदरवाइज, एक्सेप्ट फॉर द नेचुरल एजिंग। अगर आपके वजह से किसी भी दरवाजा आपने तोड़ दिया या दीवार तोड़ दी या कुछ भी सीलिंग वगैरह में आपने कोई गड़बड़ी कर दी, अगर आप जानबूझकर या फिर आपके नेग्लिजेंस की वजह से ये चीजें हो जा रही है, तो आपको लैंडलॉर्ड को कंपेंसेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर नेचुरल एजिंग की वजह से, जैसे कि बहुत साल पुराना ये घर है, उस वजह से अगर कोई भी डैमेज आ रहा है उस घर में, तो आपको उसकी कंपेंसेशन नहीं देनी पड़ेगी। एंड फाइनली, नेवर टू बिकम अ सोशल न्यूसेंस। सोशल न्यूसेंस आपको नहीं बनना है ड्यूरिंग करेंसी ऑफ द टेनेंसी। जब तक आपकी टेनेंसी चल रही है, आपको सोशल न्यूसेंस नहीं बनना है। मैंने बताया था सबसे लास्ट में हमारा सोशल न्यूसेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो फाइनली आपको इंतजार था सोशल न्यूसेंस क्या होता है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सोशल न्यूसेंस की डेफिनेशन। तो इसका मतलब होता है डूइंग और कॉजिंग टू बी डन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। इनमें से आप कुछ भी एक्ट कर रहे हैं तो आप सोशल न्यूसेंस कर रहे हैं। जैसे ड्रंक एंड ब्रॉल्स, आप ड्रिंक करके मार पीट कर रहे हैं, अपनी वाइफ को मार रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, हैबिचुअली लेट नाइट नॉइजी सोशलाइजिंग कर रहे हैं, रात भर डीजे चला रहे हैं, अदरवाइज क्रिएशन ऑफ एबनॉर्मल नॉइज, किसी भी तरह का एबनॉर्मल नॉइज कर रहे हैं जिससे नेबर्स को प्रॉब्लम हो रही है, नेबर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप कॉमन फैसिलिटीज जैसे स्टेयरकेस, स्टोरेज या फिर कोई भी हजार्डस स्टफ का स्टोरेज है, उन जगहों पर आप जाके स्पिट कर दे रहे हैं। ऑफेंसिव ओडर लेके आप चल रहे हैं दैट फॉल्स ऑफ द सराउंडिंग, पूरे सराउंडिंग को में आप बदबू मचा के रखे हैं, या कोई भी अब नॉर्मली इनवाइट्स पेट पेस्ट कर रहे हैं, लिटरिंग ऑफ द गार्बेज, गार्बेज आप यहाँ वहां फेंक रहे हैं, लेटिंग लूज वेस्ट वाटर, spoiling the environment by doing or promoting improper defecation and on any act that has bad and damaging social effect on the immediate neighborhood। आपके जस्ट पड़ोसी को कोई भी आपके इस एक्ट से दिक्कत अगर हो रही है, आप सोशल न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा सोशल न्यूसेंस के रिगार्डिंग। जितने भी पॉइंट्स है ये सब आप याद कर लीजिएगा। आपके मैच द करेक्ट ऑप्शंस में, मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शंस, और एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि सोशल न्यूसेंस में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। ये मैं थोड़े डीप क्वेश्चंस बता रही हूँ, और अब तक तो रेंट कंट्रोल एक्ट से काफी सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस के हेडिंग्स पूछे गए हैं, या तो किस शेड्यूल में किसके राइट्स दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज दी हुई है, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एकोमोडेशन की डेफिनेशन कहाँ है, हैबिचुअल डिफॉल्टर की डेफिनेशन कहाँ है, रेंट की डेफिनेशन कहाँ है, ये चीजें पूछी गई है। और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे जो हमारा रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल होता है उसके चेयरमैन कौन होते हैं। तो ये पीवाईक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, और अगर छत्तीसगढ़ जुडिशरी में उन्हें अगर ये होगा कि हमें अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाने हैं, ऐसे क्वेश्चन जिससे कट ऑफ बहुत हाई ना जाए, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं। और आपको हर तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि
कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज पैटर्न बहुत चेंज हो रहे हैं हर स्टेट जुडिशरी का। तो अगर आप ऑनेस्टली छत्तीसगढ़ जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस हिसाब से कोई भी बैरेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिस हिसाब से मैंने छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट कराया है। आई होप आपको ये एक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने 1 घंटा लगातार बोला है इस पे, भले ये रिकॉर्डेड सेशन है लेकिन मैं कंटिन्यूअस बोल रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए ये आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं या जो भी अभी लॉ स्कूल में है, लॉ को सीखना समझना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।